वन पॉइंट एजेंडा। शर्म करो, चला रहे हो, शर्म करो। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से और ख़ास तौर पर एजुकेटर्स के हवाले से। हमने इस पर भी प्रोग्राम किया, आपको आगाही भी दी, उनके एहतजाज के हवाले से भी आगाह किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी आगाह किया। सो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि उनके जो मुख्तलिफ एहतजाज रहे हैं उनसे सो फार उनको क्या हासिल हो सका है और क्या ये जो एजुकेटर्स को परमानेंट करने का मामला है, इनकी मुलाजमतों का मामला है, उस एहतजाज ने कोई नई रुख इख्तियार किया है, क्या उससे उनको कुछ हासिल हुआ है, उनकी मुलाकातें कहाँ कहाँ हुई हैं। बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी। आप ही से हमने इस हवाले से पहले भी गुफ्तगू की। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में एजुकेटर्स जो हैं वो एहतजाज करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, या AEOs की बात करते चलें तो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। बनी गाला में हालिया इनका एहतजाज हुआ, लाठीचार्ज तक भी हुआ। इतना जो अपने हकूक़ की एक जंग ये लड़ रहे हैं उसमें बजाय इसके कि इनको कंपनसेट किया जाए, इनको आगे से जो है वो ताकत के इस्तेमाल का सामना करना पड़ा। अब तक के मामले से आगाह कीजिएगा, इन एहतजाज से इनको कुछ हासिल भी हुआ है? देखें, ये ज़्यादा एजुकेटर्स और AUs का जो मामला है ये बड़े अरसे से चल रहा है और बड़े अरसे से ये डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जब से KPK में जो है वो 37,000 असातिज़ा जो हैं वो परमानेंट हुए तो उसके बाद ज़ाहिर है इनका मामला जो है वो मज़ीद इनकी जो डिमांड थी वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग भी रही और लीगल भी हुई। क्योंकि ये पहले भी हमने जिक्र किया कि उस वक़्त के यानी जो बेहतरीन टेस्टिंग एजेंसीज़ उस वक़्त थी उससे टेस्ट करवाने के बाद बाकायदा तौर पर हर तरह की स्क्रूटनी के बाद, आप इंटरव्यूज़ के बाद आपने इनको भर्ती किया और भर्ती करने के बाद आप यानी कभी एक्ट चेंज बना रहे हैं, फिर उसके बाद अमेंडमेंट कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ज़रा फाइनली हमने देखा कि जब 19 दिसंबर को यहाँ पे एहतजाज की कॉल दी गई, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर मेल फीमेल ज़रा फीमेल असातिज़ा भी थी, उन पर आंसू गैस भी और शेलिंग भी की गई। लेकिन ये हुआ कि क्योंकि उस वक़्त हमने देखा DC इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी है उनके दरमियान जो राब्ता हुआ उस पर में कहा गया क्योंकि पंजाब का मामला था तो फिर जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी के पास ये क्योंकि इनके तकरीबन 60 के करीब टीचर्स भी जो थे वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। और फिर ये चीज़ें हमने देखा कि अमल में आई कि सबसे पहले जब इनका मामला शुरू हुआ गुफ्तगू का, उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि उन तमाम असातिज़ा को रिलीज़ कर दिया जाए। तो पहले सबसे पहले असातिज़ा को रिलीज़ कर दिया गया, उसके बाद फिर मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर जारी हुए। क्या मुज़ाकरात हुए उसमें ज़रा जो कमिश्नर के पास उस वक्त क्योंकि रात गए वक्त था और ये कहा गया, मैं उसमें से चीज़ें बताता हूँ कि आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन द मिनिस्टर ऑफ लॉ, यानी वहाँ पर वो बैठे थे एडिशनल कमिश्नर के पास जो कोऑर्डिनेशन है, यानी एजुकेटर्स की टीम बैठी और उन्होंने कहा जी आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स पंजाब मिस्टर राजा बिशारत हैज़ डिसाइडेड टू मीट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोटेस्टर्स इन 11 AM 21 दिसंबर, यानी मंडे को उन्होंने मुलाकात करनी थी 2020 इन इज़ ऑफिस टू गेट पॉसिबल सोल्यूशन टू द जेन्युइन इशू। तो ये मामला हल हो गया। फिर वहाँ से ये कहा गया कि ये मुज़ाकरात बाकायदा शुरू हो गए। अब उसके बाद मुलाकात हुई इनकी 21 को और 22 को जो है वो राजा बिशारत जो हैं वज़ीर कानून हैं उन्होंने ट्वीट किया, उसमें लिखा द डिसीजंस ऑफ द टीचर्स टू विदड्रॉ द प्रोटेस्ट इज़ कमेंडेबल, नोबडी इज़ अबव द लॉ, द गवर्नमेंट ऑफ PTI ऑफिशियल उन्होंने टैग किया हैव ऑलवेज स्टूड फॉर द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और एम्प्लॉइज़ की बात की उन्होंने कि उनके साथ खड़ी है। आई विल सॉर्ट आउट दिस इशू सून आफ्टर डिस्कसिंग इट विद उस्मान बुज़दार। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार के साथ ये मामला हम डिस्कस करेंगे और उन्होंने यकीन दहानी कराई है तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे एजुकेटर्स के कि उसमें जो है वो अमेंडमेंट करेंगे। असल रीज़न ये है कि तमाम वो कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत से इदारे ऐसे जिसमें ऐसे भर्ती भी हुए हैं, सिफारशी भर्ती भी हुए हैं, ज़ाहिर है कई मामला होते हैं, सियासी भर्तियाँ भी हुई हैं,
लेकिन इस महकमे में जब आप एक उस वक़्त के एक बेहतरीन टेस्टिंग और सबसे मौसर उस वक़्त का जो इदारा है जिसको आप समझते हैं, और उसी इदारे ने आपकी सुप्रीम कोर्ट से लेके इंटेलिजेंस में भर्तियाँ भी की हैं। या तो आप सबको कह देंगे नहीं जी सब जनाब उनकी भर्ती ठीक नहीं है, उनकी टेस्ट ठीक नहीं था, फिर इंटरव्यूज़ अपने कंडक्ट किए, एक पूरा एक आप देखें स्टेट का पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है, और फिर इनको एजुकेटर्स को इस वक्त जो वो सैलरी ले रहे हैं, अगर वो परमानेंट होते हैं तो 15,000 उनको कम जो है ना सैलरी लेनी पड़ेगी। अब समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती क्या है, इनको गलत बयानी क्यों की जाती है, उनको समझाया क्यों नहीं जाता। और जो मुराद रियाज साहब हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके बारे में जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो इसमें सियासत खेलने के आपको लगता है कि इस मामले को हल करने की तरफ जो है वो कदम लिया जा रहा है? क्योंकि एहतजाज तो इन्होंने बहुत किया, मुलाकातें भी इन्होंने बहुत की, इनको यकीन दहानियाँ भी बहुत करवाई और उन यकीन दहानियों को बार बार तब्दील भी किया गया, जिसकी बिना पर ज़ाहिर है कि इनको जो तशद्दुद कह लूँ या फिर ये कह लूँ कि इनको दबाव का सामना करना पड़ा और मारपीट तक का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त अगर हमारे एजुकेटर्स जो हैं वो भी जंग ही लड़ते रहेंगे तो तालीमी निज़ाम का हमारे क्या हाल होगा, और इनको कब तक इस मसले को आपको लगता है कि हल किया जा सके? देखें, पहले तो ये कहा जाता था, गुज़श्ता जब हमने अपने ज़राए से मालूम किया तो उसमें मुराद राज साहब जो हैं वो एजुकेटर्स को बुलाते थे तो उनसे कहते थे कि मैं तो बिल्कुल आपके लिए तैयार हूँ, कैबिनेट नहीं मान रही। उसमें कैबिनेट में वो राजा बिशारत का भी इशारा कर देते थे, और यानी इस रीजन के जो जितने भी MPs MLA थे उनकी तरफ इशारा करते थे। तो ये नहीं वो सियासत करते थे उन लोगों के साथ। अब ये लोग खुल के आ गए, अब राजा बिशारत के सामने सारा कुछ रखा तो वो भी ये समझें कि उनको भी जो है वो इससे दूर रखा गया है, उनको भी हकीकत से दूर रखा गया। उनको भी ये इल्म नहीं था कि जितने भी एजुकेटर्स हैं वो बाकायदा तौर पर बेहतरीन जो टेस्टिंग फैसिलिटी है पाकिस्तान में उस वक़्त की मौजूद है, अभी भी ज़रा वो टेस्ट हो रहे हैं, उसके थ्रू स्क्रूटनी के थ्रू इंटरव्यू के थ्रू आए हैं और उनकी फिर उन्होंने पढ़ाया है, और उनको उन्हीं लोगों के साथ शामिल करना है कि जनाब वो भी ऐसे भर्ती हुए। फिर अब राजा बिशारत साहब इसके लिए एग्री हो गए कि वो एक अमेंडमेंट लाएंगे, और वो अमेंडमेंट ये होगी कि जिस भी डिपार्टमेंट में, ना सिर्फ ये डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट में अगर प्रॉपर टेस्टिंग के साथ, यानी उस वक़्त की मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सी एजेंसीज थी जो क्रेडिबल हैं, जो बाकायदा तौर पर उसके बाद टेस्टिंग, क्योंकि ये थर्ड पार्टी करती थी, टेस्टिंग के थ्रू और इंटरव्यूज़ के थ्रू जो लोग आए हैं उनके लिए जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा FPSC में जाएं, उसमें भी हुकूमत को जो है वो नुकसान होता है। एक तो ये अमेंडमेंट की उनके लिए एग्री हो गए। अब जो है वो मुराद राज साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें जो है वो सियासत कर रहे हैं, और वो पहले एजुकेटर्स के साथ करते रहे हैं, अब वो उनको समझ आ गई कि उनको तो इल्म हो गया, और तमाम जो लोग जिनका वो कहीं ना कहीं इशारों में बात करते थे कि वो मुखालफ हैं, अब वो सारे लोग ये समझ गए हैं कि इसमें जो रियलिटी क्या है। जब हकीकत तक वो पहुँचे हैं तो मुराद राज साहब जो है वो काफ़ी हद तक परेशान भी नज़र आए हैं कि उनकी जो सियासत है इस खेल के इस टीचर्स के साथ वो भी नाकाम हुई है, और उनके से बड़े लोग नाला भी हैं। ख़ुसूसी तौर पर ये जो रावलपिंडी डिवीज़न है ये पूरा नाराज़ है, जिसमें वज़ीर कानून है, जिसमें बाकी MPs हैं, वासिक क़य्यूम वासी ने बड़ा खुलकर जो है वो असम्बली में जो है वो उनकी अच्छी खासी क्लास ली है कि गुज़िश्ता यानी पॉलिसी क्या वो खुद सोच लें। यानी एक तरफ इमरान खान बार बार कर रहे हैं कि इंसाफ की तालीम की बात कर रहे हैं, रियलिटी में यह है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में एक स्कूल में 4 टीचर्स थे, और इन्होंने एजुकेटर्स की डिमांड थी कि 6 करें, एक स्कूल में 6 क्लासेस होती हैं, आप प्ले ग्रुप से लेके 5th तक, 6 टीचर्स के बजाय मज़ीद 2 कर दिए गए। मुराद राज साहब ने 2 कर दिए, यानी इतनी बड़ी यानी एजुकेशन के साथ ये दुश्मन पॉलिसी लेके आए हैं, ये क्या कर लेके आए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कोई प्रेशर हुआ तो उन्होंने 3 कर दिए जी, एक स्कूल में 3 टीचर्स कर दिए। ये नहीं कहा कि टीचर्स भर्ती कर दें, जब आप इतना बड़ा मंशूर लेके आ रही है हुकूमत तरीके इंसाफ की, तो उसके अपने लोग ही अगर इस तरह करेंगे, और उनका तो जो नारा बुनियादी है वो तो तालीम है, और तालीम जब आप असातिज़ा को, जब आप एजुकेटर्स को, जब आप स्कूल्स को, तालीमी निसाब को चलाने वाले लोगों को ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका जो नारा है वो तो सिर्फ नारा ही है। फिर तालीम के हवाले से फिर आप उसको आम करने के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। देखें, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। उसमें वासिक क़य्यूम अब्बासी ने एक और भी चीज़ सामने लेके आया कि जो, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ, वो पहले PEF के चेयरमैन भी थे, उन्होंने इस्तीफ़े इसी बात पे दिए कि मुदाखलतें हो रही थी बहुत ज़्यादा। PEF को पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में ही 2 अरब सालाना मिला करते थे, अब कुछ भी नहीं मिल रहा। जब इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, जब इनके, अच्छा आप अगर मिल रहा था तो आप दोबारा कोशिश तो करें कि आपको मुख्तलिफ जो बड़े बड़े डोनर्स हैं उससे मिले और गरीब बच्चा जो है वो पढ़ सके।
लेकिन वो नहीं, 10 अरब का वो नुकसान है सिर्फ। और इसके साथ साथ जो एजुकेटर्स के साथ सलूक या बाकी असातिज़ा के साथ सलूक, यानी ये कहा जा रहा है पंजाब में सिर्फ थाउजेंड्स यानी 50,000 के करीब तो जो वैकेंसीज़ हैं मौजूद हैं, और टीचर्स की वैकेंसीज अगर ये नहीं कर सकते, और बाकी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो आप जितने मर्जी कहें, अरबों रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट लगते हैं उसमें करोड़ों की करप्शन भी हो जाएगी। तो सबसे बुनियादी जो ये जिससे जो मंशूर है तहरीक इंसाफ का वो एजुकेशन था, और उसका बेड़ा गर्क जो है वो इस हवाले से वो कर दिया गया कि आप ग्राउंड रियलिटी ये है, बाकी जो नंबर गेम में जो मर्जी करते रहें, इमरान खान भी जो मर्जी करते रहें ना, आप प्रैक्टिकल तो देखें कि हुआ क्या है, कि आपके कितने स्टूडेंट जो हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद हैं कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर गए हैं, बजाय इसके कि आपने स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन देना था, आप के वो स्कूल में बड़े हैं। पंजाब में अगर 5-6 लाख मजीद बढ़ गए हैं और टीचर्स में एक स्कूल में आप कम कर दिए हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि आपकी दुश्मन पॉलिसी है इस एजुकेशन के साथ, या आप कह रहे हैं कि जनाब नहीं आप तो तालीम के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। तो हुकूमत की एंटी एजुकेटर्स पॉलिसीज़ हमें दिखाई दे रही हैं कि जिनके तहत वो बजाय इसके कि उनके मसाइल हल करें, वो जो प्रोटेस्ट करने तक बात पहुँचे ही क्यों, अगर आप आराम से बैठ के, ये वो लोग हैं जो हमारे माशरे को ये सिखाते हैं कि हमने अपने मसाइल को तालीम के ज़रिए से, तहजीब के ज़रिए से किस तरह से हल करना होती है ना मैडम। जब तक बनी गाला में वो नहीं आए, राजा बिशारत भी उनसे नहीं मिले, ठीक है, जब तक बनी गाला में आप देखें ये सूरत बन गई है ना हुकूमत की, कि ये वज़ीर बन जाते हैं ना, उसके बाद ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, फिर ये फुटपाथ पे आते हैं तो इनको समझ आती है कि जनाब हम तो ये एक तो ना अपने पावर्स को शिफ्ट करते हैं, बल्दियाती इलेक्शन ये नहीं होने देते। अभी तक आप देख लें, आपने आज बात की कि श्रीनगर में बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं मकबूजा कश्मीर में, और इधर आपका बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे, मुतलका इदारों में वो कंप्लीट नहीं होने देंगे। आप मुझे बताएं कि एक चीज़ है ना, आपको किसने रोका है, किस कोर्ट ने रोका है, किसने आपने रोका है, फिर आप कहते हैं कि जनाब जो है ना दूसरे इदारे जो है मुदाखलत करते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि जब आप नाकाम होते हैं, आप ना पॉलिसी बनाते हैं, ना आप बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं, ना आप पावर शिफ्ट करते हैं, तो डेफिनेटली फिर कोई आता है पैराशूटर, तो वो अपने आप के पाँव जमा लेता है ना, वो बल्दियाती इलेक्शन करवाता है और आवाम में वो मकबूल हो जाता है, और फिर ये फारा होकर फिर मुख्तलिफ ममालिक में जाकर बैठते हैं। इसलिए तो अब ये देखना होगा कि अगर मौजूदा हुकूमत ने यही 2-2.5 साल हो गए, मज़ीद 2-2.5 साल में यही रखना है, तो फिर आवाम को दिखाने के लिए क्या होगा। पुलिस का जो कल्चर में आपको पता है बड़ी तब्दीली आई है पंजाब में, वो भी आपके सामने है। महकमा माल में जो हुआ है, अभी भी पटवारी जो है वो मैं नहीं कह रहा, जजेस कह रहे हैं हाई कोर्ट के कि पटवारी जो है वो नए पाकिस्तान में पुराना पटवारी काम कर रहा है, यानी पुराने पाकिस्तान वाला पटवारी, उसी का वही निज़ाम है, वही उसने रेट मज़ीद बढ़ा दिया है, कम नहीं किया। तो वो जो एक वो था इनका स्लोगन था, वो तालीम के मैदान में भी फेल, बल्दियात में भी फेल, पुलिस में भी फेल, महकमा माल में भी फेल। तो ठीक है, आप बड़े मतलब कैबिनेट की मीटिंग्स तो डेली 2-2 होती हैं, 3-3 होती हैं, दर मुबादला भी बहुत बढ़ गया है, तनख्वाहें बढ़ाने की बात आती है तो वो हमें हफीज़ शेख से पूछे बगैर वो कर नहीं सकते। तो ये चीज़ें फिर ऐसे नहीं होता ना, फिर आप को चीज़ों को वो करना पड़ता है, और फिर आप 2-2.5 साल गुजरने के बाद कहते हैं कि नहीं हमें जो है ना करना ही चाहिए था, कि हमें साल पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, साल पहले हमें स्टडी करना चाहिए था कि हमारे मुल्क में क्या है। हमें तो साल बाद पता चला कि मुल्क के ख़जाने के साथ क्या हो रहा है, 2 साल बाद पता चला था कि मुल्क के एजुकेशन के साथ क्या हो रहा है, 3 साल बाद पता चला ये क्या हो रहा है। इदराक हो जाना भी काफ़ी है, लेकिन इसके आगे अगर वो कुछ करना पाएँ तो ये बड़ी ही एम्बेरसमेंट होगी हुकूमत के लिए भी, और तालीमी निज़ाम के हवाले से भी उन पर एक बड़ा जो है वो चैलेंज उनको दरपेश रहेगा। देखिए अभी जो है जी, एक तो वज़ीर कानून से बात होगी, उन्होंने कहा जी कि मैं वो क्योंकि उन्होंने मुलाकात करनी थी उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला हैं, लेकिन उनको कोरोना हो गया, आप जानते हैं, अब ज़रा 14-15 दिन को वेट करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इसकी बात की यकीन दहानी कराई है कि जब तक अमेंडमेंट के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, जब तक उस्मान बुज़दार साहब आते हैं उनसे अप्रूवल लेंगे और फ़ौरन अमेंडमेंट हो जाएगी। और अमेंडमेंट में जो और ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जो मुश्किल डिमांड है, समझने की बात है कि आप जब टाइम ही नहीं देंगे लोगों को, आप उनसे प्रेजेंटेशन लें, वो पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे कहें जी आप बताएं क्यों आपको हम रेगुलर करें। जब वो बता रहे हैं आपको कि जनाब KPK में आपने किया, पंजाब में सिमिलर केसेस मौजूद हैं, और फिर उसके बाद वो एक प्रॉपर टेस्ट के थ्रू आए हुए हैं, और या तो आप कहें कि ठीक है वफाक में समेत तमाम सूबों में जो जिन्होंने NTS का टेस्ट दिया हुआ है, जिनकी तीसरी जो बाकी टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनके टेस्ट दिए हुए हैं, उनको सबको फारग कर दें। उन्होंने कहा जी FPSC के थ्रू आ जाएँ। तो आप निगरान सेटअप में एक एक्ट लेके आते हैं, उसमें एक अमेंडमेंट करते हैं,
ज़ाहिर है फिर एक और अमेंडमेंट कर लें आप, और उसमें आप ये और दूसरा ये कि अगर आप अमेंडमेंट्स करते हैं या लोगों को अगर आपने दीगर जो इदारे हैं उनके थ्रू हायर करना है, तो फिर ये आने वाले लोगों के लिए होना चाहिए, वो लोग जो कि सालों से मुलाजमतें कर रहे हैं, वो लोग जो कि ऑलरेडी टेस्ट मुश्किल जो टेस्ट हैं वो पास करके आए हुए हैं, ऑथेंटिक हैं, ऑथेंटिसिटी और मुस्तनद होने के बाद भी अगर उनको आप मुलाजमतों से बर्खास्त करते हैं, बरतरफ करते हैं, डिले टैक्टिस यूज़ करते हैं या उनको री एम्प्लॉय करने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने क्राइटेरिया पर, तो यकीनन ये लोगों के लिए खासा मुश्किल अमल रहेगा। एजुकेटर्स ने ये धरना दिया तो बहुत से हमें भी ये लग रहा था कि शायद मुश्किल होगा, इनको वहाँ पहुँचना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी कोशिश करके वहाँ पहुँचे। उन पे जो आंसू गैस आप देख सकते हैं फुटेज, जो हालात हैं, उसके बावजूद वह वहाँ पर पहुँचे। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया, उनकी जो कोर कमेटी है उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जनाब पंजाब हुकूमत ने अगर उनके जो उनसे वादा किया, अगर उस वादे की खिलाफ वर्जी की गई तो वो अगली बार अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों के साथ आएंगे। और इस दफ़ा उनके साथ जो उनके साथ मैं अब नोटिफिकेशन है आप चला सकते हैं, इस्लामाबाद बार, पंजाब और KP के तमाम असातिज़ा तंजीमें भी उनके साथ होंगी, और वर्कर्स तंजीमें और दूसरी तंजीमें, वकला तंजीमें भी उनके साथ मौजूद हैं, और यंग डॉक्टर्स ने भी उनके साथ कहा है जी कि हम आपकी हमायत का ऐलान करेंगे। तो ये चीज़ें मुराद दराज साहब को भी देखना होगा कि अब आप सियासत ना करें, ये तालीम है, और तालीम किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये आपके बच्चे हैं जिन बच्चों का मुस्तकबिल है पंजाब में। आप टीचर्स के साथ अगर ये करेंगे तो ये 12 करोड़ जो आवाम है बेसिकली आप इसके साथ ये कर रहे हैं। और कल मुझे बताएं, आज आप ये बात कर रहे हैं टीचर्स को इज़्ज़त दें, कल कौन अपने बच्चे को कहेगा कि आप जनाब आप टीचर बने या एजुकेटर्स? बड़ा अच्छा शुरू में हमने देखा कि जनाब पहली बार जब पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, मेल फीमेल, कम अज़ कम ग्रेजुएट मास्टर्स वो थे, और उन्होंने प्रॉपर टेस्ट दे के, प्रॉपर इंटरव्यू दे के, कोई सियासी भर्ती ये नहीं हुई। आप अगर एक सियासी भर्ती को इनके साथ शामिल कर लेंगे तो फिर इसका मतलब आपकी स्टडी क्या है? आप फिर इमरान खान साहब को लोग बताते हैं जनाब 2 साल हो गए हमें पता ही नहीं चला। जब आप चीज़ों को ही नहीं स्टडी करेंगे तो आपको कैसे इल्म होगा कि जनाब ये इनकी भर्ती कैसे हुई है? आप इनको सबके साथ मिलाएंगे, और मुराद साहब बेसिकली वो दोनों तरफ गेम कर रहे हैं। वो एक तरफ इनको ये कहते हैं कि जनाब वो कर लें, और अंदर से वो खुद तो अब एक बार फिर से ये इंतज़ार में हैं, अब इंतज़ार किया जाएगा CM साहब के वापस आने का, और उसके बाद फिर मामला जो है इनके ज़रा अमेंडमेंट अब होगी। ज़रा उनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये यकीन दहानी तो करवा दी है राजा बिशारत साहब ने कि मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करता हूँ, जो ही बुज़दार साहब आएंगे तो फ़ौरन जो है वो उसकी अप्रूवल ले लेंगे कैबिनेट से। डेफिनेटली जब कैबिनेट से अप्रूवल होगी तो डेफिनेटली ये काम आगे चलेगा, उसके अलावा नहीं होगा। लेकिन अब राज साहब क्या करते हैं, पहले तो वो लॉलीपॉप देते रहे हैं, और उनके ट्वीट्स भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी कि हम रेगुलर करेंगे जी। और अब जो है वो आकर क्या इसमें मामला क्या है? और इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं वो सख्त खिलाफ हैं मुराद राज साहब से, कि उन्होंने एजुकेशन का आगे बेड़ा गर्क कर दिया, बजाय इसके कि जो मंशूर था तालीमी इमरान खान का, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ज़रा आप डाटा तो मंगवाएं, इमरान खान को भी चाहिए कि आप ज़रा ये डिटेल मंगवाएं। एक तरफ आपने बुज़दार को तो लगा दिया, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर भी इस तरह का होगा, और उसकी कारकर्दगी चेक करें ना, आपने क्या कारकर्दगी चेक की है 2 सालों में, क्या कारकर्दगी है? मुराद राज साहब बताएं ना कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, कितने बच्चों के लिए कोशिश की गई है, एक स्कूल में कितने एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं? जब आपको प्रीवियस गवर्नमेंट जिसके बारे में आप कहते हैं कि जनाब वो तो सड़कें बनाते हैं, सिर्फ वो तो तालीम पे देखते ही नहीं है, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। अगर उनके दौर में 4 टीचर्स हैं और आपने आगे 2 कर दिए और फिर प्रेशर में आगे 3 कर दिए, तो इसका मतलब है आप तो उस तरफ आपकी पॉलिसी जो है वो दुश्मन पॉलिसी है एजुकेशन के हवाले से। आप तो अपना मंशूरी इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये ज़रा देखना होगा उनको, आप अपनी कारकर्दगी तो शो करें कि कितने एक बच्चे उन्होंने नए बच्चे जो है वो स्कूलों में लेके गए हैं। आप उन्हीं स्कूलों में अगर उसके जो चौकीदार हैं या उसके टीचर्स हैं जो हालात देख के तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जो है वो दाखिला देंगे, तो फिर आपने क्या तब्दील कर दिया है अभी तक? बहुत शुक्रिया नवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़ा इन डिटेल जो है वो एजुकेटर्स के मसले को एक बार फिर से हमारे साथ डिस्कस किया। आपकी जो सिचुएशन है वो भी सामने लेकर आए। एक बार फिर से जो तालीमी तबका है हमारा, पढ़ा लिखा तबका के जिस पर हमारे आने वाले कौम के मामार जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, वो तबका इस वक्त इंतज़ार कर रहा है कि सेहत याब हों CM साहब, और फिर जो अमेंडमेंट्स हैं वो बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस करवाई जाएं, तो तब जाकर जो है वो उनके मसले को शायद देखा जाए या हल किया जाए। अभी तक तो सिर्फ उनको उम्मीदें दिलाई गई हैं,
वादे किए गए हैं या फिर तसल्लियाँ दी गई हैं और उसके बाद एहतजाज तक लाकर उनको मारपीट का भी सामना करना पड़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एजुकेटर्स का ये मसला जल्द हल हो ताकि तालीमी सरगर्मियाँ जब शुरू हों तो उनको इस किस्म की जहनी अजियत से ना गुजरना पड़े और ना ही उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो मसाइल से दो चार हों। वज़ीर-ए-आज़म से लेकर तालीमी महकमे से जुड़े हुए जितने अहम आला अथॉरिटीज़ हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। बहरहाल जी, कैपिटल वन TV से आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स हम आप तक जल्द लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम्स देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अल्लाह ने